कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद हिंसक होने के बाद अब बेंगलुरु के 16 पुलिस थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात संभालने के लिए 15,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इससे पहले कल बेंगलुरु के राजगोपाल नगर में पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को शहर के केपीएन डिपो में खड़ी 20 से ज्यादा बसों में आग लगा दी थी। इसके अलावा कर्नाटक में मौजूद तमिलनाडु नंबर वाली गाड़ियों को भी कई जगहों पर निशाना बनाया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों से शांति की अपील की। उन्होंने जयललिता को चिट्ठी लिखकर तमिलनाडु में कर्नाटक के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों से शांति की अपील की। साथ ही राज्य के गृह मंत्री दिन भर हालात पर नजर बनाए रखेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला आदेश बदलते हुए कहा कि कर्नाटक अब 15,000 की जगह 12,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को सोमवार रात फोन किया और उन्हें केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में बकरीद के दिन आज फिर हिंसा की खबर। बांदीपुर इलाके में सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घाटी में सुरक्षा बलों की फायरिंग में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल देश भर में आज बकरीद मनाया जा रहा है और इस मौके पर अशांति न फैले, इसके लिए कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सुरक्षा बल चॉपर और ड्रोन से भी नजर रखेंगे, जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। राज्य सरकार ने सभी टेलीकॉम नेटवर्क को इंटरनेट सेवाएं अगले 72 घंटे तक बंद रखने का आदेश दिया है। कश्मीर में करीब 2 महीने से अशांति का माहौल है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सेना से तैयार रहने के लिए कहा गया है और अगर घाटी में हिंसा होती है तो सेना मोर्चा संभालेगी। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों की ग्रामीण क्षेत्रों के उन बिंदुओं पर पहले ही तैनाती की गई है जिनका हिंसक प्रदर्शनों का इतिहास रहा है। कश्मीर में साल 1990 में आतंकवाद शुरू होने के बाद संभवतः यह पहली बार है जब ईद के मौके पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक डेंगू और मलेरिया से मौत के मामले सामने आए थे और डॉक्टरों ने दावा किया था कि चिकनगुनिया से मौत नहीं हो सकती, लेकिन सोमवार को गंगाराम अस्पताल में एक बुजुर्ग की चिकनगुनिया से मौत हो गई। यही नहीं, नोएडा के प्रयाग अस्पताल में भी पिछले सप्ताह चिकनगुनिया से एक की मौत हो गई थी। चिकनगुनिया से हुई मौत के बाद आधिकारिक तौर पर कुछ आंकड़े सामने आए। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में चिकनगुनिया के मामलों में इजाफा हुआ है। ये आंकड़ा 1000 से पार हो चुका है। इस साल दिल्ली में चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। जानकारी के अनुसार दिल्ली के कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां पिछले एक हफ्ते में ज्यादा चिकनगुनिया के मामले सामने आए। डॉक्टर बताते हैं कि इन बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली के सरकारी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने टेस्ट सस्ते किए हैं और बेड भी बढ़ा दिए। चिकनगुनिया एक वायरल बुखार है जो मच्छरों के काटने व गंदगी के फैले रहने से ज्यादा फैलता है। अल्फा वायरस के कारण से ये बीमारी होती है। इसमें सिर दर्द, बुखार, उल्टी, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और नाक से खून भी निकलता है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने विधायक देवेंद्र सहरावत को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। सहरावत पर पंजाब में पार्टी के लोगों पर टिकट के लिए महिलाओं का शोषण करने का आरोप लगाया गया था। बिजवासन के विधायक देवेंद्र सहरावत को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी ने यह कदम राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की 4 दिनों की पंजाब यात्रा पूरी कर दिल्ली लौटने के बाद उठाया। पार्टी की दिल्ली इकाई की अनुशासन समिति ने विधायक को निलंबित करने का फैसला किया। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही देवेंद्र ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर अपने ही पार्टी के सीनियर नेताओं पर बड़े आरोप लगाए थे। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मुझे पंजाब में टिकट वितरण के दौरान हुए यौन शोषण के कुछ मामलों के बारे में जानकारी मिली। यूपी चुनाव से पहले सीएम अखिलेश यादव ने सख्त कदम उठाया। अखिलेश ने 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त किया। उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह को भी बर्खास्त कर दिया। हाईकोर्ट ने हाल ही में खनन घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। प्रजापति मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी समझे जाते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हुए, जिसके बाद अखिलेश सरकार दबाव में आ गई थी। माना जा रहा है कि इसी के चलते राज्य सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल प्रदेश की नदियों में रेत के अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अवैध खनन की सीबीआई जांच के बाद यूपी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त कर दिया। यूपी में अवैध खनन की सीबीआई जांच रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी बेंच से पहले ही अखिलेश सरकार को तगड़ा झटका लगा था। बता दें कि गायत्री प्रजापति अपनी कार्यशैली को लेकर पहले भी विवादों में रहे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर अब कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। अंबाला में कांग्रेस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर 18 सितंबर को कांग्रेस महापंचायत करने जा रही है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कुमार शैलजा भी शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि फसल बीमा योजना लागू करने से सरकार ने किसी तरह की कोई नीति नहीं बनाई और इसे लागू कर दिया है। किसानों के खातों में से जबरदस्ती पैसे काटे जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस योजना के बहाने सरकार किसानों को लूटने का काम कर रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की आजादी को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान के प्रति समर्थन जताई थी, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने इस मामले से अपना हाथ खींचते हुए कहा कि पाकिस्तान में क्षेत्रीय अखंडता व एकता का सम्मान करता है और बलूचिस्तान की आजादी को उसकी ओर से कोई समर्थन नहीं मिलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार की नीति यह है कि हम पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हैं और हम बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते। किर्बी दरअसल पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के अंदर और बाहर दोनों ओर से प्रांत की आज़ादी की मांग बढ़ाने और वहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ आवाजें तेज होने से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। बीते 15 अगस्त को देश के 17वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित और बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान के लोगों ने प्रधानमंत्री के इस मुद्दे को उठाने पर उनका शुक्रिया कहा था। रियो पैरालंपिक खेलों में भारत के दीपा मलिक ने सोमवार को इतिहास रच दिया। दीपा ने गोला फेंक F53 में सिल्वर मेडल जीता है। पैरालंपिक में किसी महिला का यह भारत के लिए पहला मेडल है। दीपा का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक अनोखी मिसाल कायम की। दीपा के कमर से नीचे का हिस्सा लकवा से ग्रसित। 17 साल पहले रीढ़ में ट्यूमर के कारण उनका चलना फिरना असंभव हो गया था। दीपा के 31 ऑपरेशन किए गए, जिसके लिए उनके कमर और पाँव के बीच 183 टाँके लगे थे। इसके बाद दीपा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दर्द और हालातों को मात देकर वो इस मुकाम तक पहुंची। गोला फेंक के अलावा दीपा भाला फेंक तैराकी में हिस्सा ले चुकी है। दीपा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तैराकी में मेडल जीत चुकी है। भाला फेंक में उनके नाम एशियाई रिकॉर्ड भी है, जबकि गोला फेंक और चक्का फेंक में उन्होंने 2011 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते थे। दीपा का सिल्वर मेडल भारत का पैरालंपिक खेलों में तीसरा पदक। उनसे पहले मरियप्पन थांगवेलु और वरुण सिंह भाटी ने पुरुषों की ऊंची कूद में क्रमशः गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा को टीम में जगह दी गई है, जबकि गौतम गंभीर को मौका नहीं मिला है। रोहित शर्मा पर लगातार सस्पेंस चल रहा था। ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी और तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को भी इस टीम से बाहर रखा गया। पहला टेस्ट 22 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का हालिया फॉर्म बेहद खराब रहा है। धवन वेस्टइंडीज में सिर्फ एक ही शतक लगा पाए थे और उन्हें टीम से अंदर बाहर होना पड़ा था। फिर भी वो अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे। माना जा रहा था कि धवन की जगह गौतम गंभीर के नाम पर विचार हो सकता है, लेकिन गंभीर को टीम में जगह नहीं मिली। दिल्ली के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने दिलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और वो पूरे 2 सालों से टीम इंडिया में वापसी की कोशिश में जुटे। गंभीर ने पहले मैच में इंडिया रेड के खिलाफ 77 रन की पारी खेली थी। अद्वैत चंदन के निर्देशन में बनने वाली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान का पहला लुक सामने आ गया है। पिछले दिनों आमिर की एक अलग तरह की दाढ़ी और लंबी मूंछ वाली फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर लीक हुई थी, जिसे देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो अगली फिल्म में इसी अवतार में नजर आएंगे। लेकिन डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने अटकलों को खारिज करते हुए आखिरकार सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। इस लुक में आमिर खान रेड और व्हाइट टी-शर्ट में एकदम स्टाइलिश अवतार में नजर आ रहे हैं। वैसे आमिर खान हमेशा से ही सरप्राइज देने के लिए तैयार रहते हैं और इस बार भी सीक्रेट सुपरस्टार के जरिए सबको अचंभित करने को तैयार है। इस फिल्म को एक वक्त आमिर के मैनेजर रहे अद्वैत चंदन डायरेक्ट कर रहे हैं। अद्वैत चंदन ने बताया कि उनकी फिल्म में आमिर कैमियो रोल करेंगे। भले ही वह इस फिल्म में कैमियो रोल कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए वह 15 दिन शूटिंग करेंगे, जिससे वह अपना रोल परफेक्ट कर सके।